क्या हमें एलियन हमले के लिए तैयारी करनी चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ है एक रहस्यमयी मेहमान। 328 एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सूरज की पकड़ में नहीं आता और जिसकी कहानी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये 3i आखिर है क्या। आइए जानते हैं। 1 जुलाई 2025 चिली के रियो हर्टाडो में मौजूद एटलस टेलीस्कोप नेटवर्क ने दर्ज किया एक अनोखा संकेत, एक ऐसा पिंड जो हमारे सौर मंडल से बाहर से आया था। नाम दिया गया 3i एटलस। ये अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी सूरज से बंधा नहीं बल्कि किसी और तारे से निकलकर हमारे पास आया एक यात्री। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3i एटलस अक्टूबर 2025 के आखिरी तक सूरज के सबसे करीब पहुंचा। करीब 1.4 खगोलीय इकाई की दूरी पर धरती के पास आने की कोई संभावना नहीं। इसका न्यूनतम फासला लगभग 1.8 AU यानी खगोलीय इकाई रहेगा। लेकिन इसकी उड़ान से ज्यादा चौंकाने वाला है इसका व्यवहार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों ने बताया कि इसके कोमा यानी गैस क्लाउड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पानी से 8 गुना ज्यादा है। सामान्य धूमकेतु में ऐसा अनुपात कभी नहीं देखा गया और इसकी पूंछ नीली रोशनी से चमक रही है। हाँ, नीली। धूल आमतौर पर रोशनी को लाल बनाती है, लेकिन 3i एटलस की नीली चमक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बन गई है। इस ऑब्जेक्ट का रंग, इसकी कक्षा और इसमें से निकलती गैस की धाराएं सब कुछ किसी सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं है। ये संकेत ये हो सकता है कि किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का हिस्सा हो। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब और फिजिसिस्ट मिचियो काकू दोनों ही मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो अननेचुरल है। हालांकि नासा अब भी कहता है ये सिर्फ एक असामान्य लेकिन प्राकृतिक धूमकेतु हो सकता है। इस बीच अरबपति एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, अगर मुझे एलियंस के सबूत मिलते हैं तो मैं सबसे पहले तुम्हारे शो पर आकर बताऊंगा। और मुस्कुराते हुए मस्क ने यह भी जोड़ा, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, अभी भी नहीं। तो सवाल यही है कि क्या 3i एटलस किसी एलियन सभ्यता का संदेशवाहक है या बस एक रहस्यमयी धूमकेतु जो हमें हमारी सीमाओं की याद दिला रहा है। वैज्ञानिक अभी जांच में जुटे हैं, लेकिन इस कहानी से एक बात साफ हो गई कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आई एटलस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीर उसकी आप देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि हमारे सौरमंडल से है ही नहीं, बाहर से आया है। आप लोग अगर गूगल करें या कहीं जानने की कोशिश करें तो दो यान हैं जो अमेरिका ने छोड़े थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों यान अभी जाकर 30 साल से भी ज्यादा वक्त लगाकर हमारे सौरमंडल से बाहर निकल पाए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सौरमंडल से बाहर से हमारे सौरमंडल में आया है। कहां से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है और इसमें कार्बन का परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों है जो अब तक नहीं मिला है। ये है क्या चीज, ये हो क्या सकता है। आप याद करें, अब से कुछ दिन पहले ऐसे ही एक लंबा सा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पृथ्वी से हालांकि निकला बहुत दूर से था, लेकिन वो भी हमारे सौरमंडल से निकला और उसका नाम ओumuamua रखा गया था और वो सूर्य के नजदीक जाकर उसने राह बदली और अब वो गायब हो चुका है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अचानक हमारे सौरमंडल में आने क्यों शुरू हो गए। इस ऑब्जेक्ट का रंग, इसकी कक्षा और इसमें से निकलती गैस की धाराएं सब कुछ किसी सामान्य धूमकेतु जैसी नहीं लगती हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का ये हिस्सा हो। ऐसा
वैज्ञानिक कह रहे हैं। राम श्रीवास्तव हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक, इसरो से जुड़ गए। प्रोफेसर ए.बी. लोएब का ये बयान है जिन्होंने ये कुछ कहा है। राम सर, बहुत स्वागत है आपका। और अब हम 3I एटलस की बात कर रहे हैं, जो अभी तो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले ओumuamua था, वो जो निकल के चला गया, उसके बारे में भी रिसर्च हुई थी। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक की रिसर्च ये बताती है कि इससे निकल रही गैसेस और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी उन्होंने पैमाना मापा है वो अब तक कहीं उन्हें मिला नहीं है। वो इसको लेकर अभी एकमत नहीं है। आपके विचार 3I एटलस को लेकर क्या हैं, दर्शकों के सामने रखिए। सर अनम्यूट कर लें। प्रोफेसर ए.बी. लोएब ने जो कुछ बातें कही हैं उनको एक मजाक की उन्होंने शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लिखा इस ऑब्जेक्ट का रंग, इसकी कक्षा और इसमें से निकलती गैस की धाराएं सब कुछ किसी सामान्य धूमकेतु जैसा नहीं है जो होता था। ये संकेत हो सकता है कि ये किसी कृत्रिम या एलियन तकनीक का हिस्सा हो। ये कहना भी बड़ी बात है। राम श्रीवास्तव पूर्व वैज्ञानिक, इसरो, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या वो आएगा? क्या वो हमारे सौर मंडल में कोई तबाही मचा सकता है? राम सर, आपका जवाब। देखिए, सौर मंडल में कोई तबाही नहीं मचाएगा। ये इस समय जो है धरती से जितनी दूर यहाँ से हमारी सूर्य और धरती की दूरी है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये 1.8 माने हमारी सूर्य की और धरती की दूरी से भी दुगनी दूरी पर है और इसलिए धरती पर कोई खतरा नहीं है। रहा सवाल ये 3I, 3 का मतलब तीसरे नंबर का है, I का मतलब इंटरस्टेलर है, माने सुदूर दुनिया से चला आया है। और इसका नाम एटलास जो रखा है वो एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट माने धरती पर टकराने वाले एस्ट्रॉइड का लास्ट अलर्ट सिस्टम कहलाता है ये, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। अब इसकी प्रजाति के जो दूसरे आए थे, पहला आया था 2017 में जिसको ओumuamua बोलते हैं, वो 800 मीटर तो लंबा था, 80 मीटर के करीब चौड़ा था और उसकी खासियत ये थी कि उसका रंग जो है मेटेलिक नजर आता था। सामान्यतः जितने भी इस तरह के अंतरिक्ष में जो पुच्छल तारे आते हैं या जिनको कॉमेट कहते हैं वो आते हैं, उनके 3 हिस्से हुआ करते हैं। एक तो उसकी न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ का आवरण होता है जिसको कि हम कोमा कहते हैं, और जैसे ही सूर्य के पास आते हैं सूर्य की धपन के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में उनकी पूंछ निकलने लगती है। जैसा कि इस समय एक कॉमेट आया है वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है, अभी ताजा देखा गया है। सामान्यतः कॉमेट में जो हरा या नीला रंग नजर आता है उनकी पूंछ में, इसमें सुनहरी रंग नजर आ रहा है। ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। अब रहा सवाल ये, इससे खतरा होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा खतरा। क्यों? इस तरह का दूसरा भी जो सुदूर ग्रह से चला आया था वो था 2I बोरिसोव और वो एक गोलाकार आकार का था। लेकिन देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ नेचर ने इतने सुरक्षात्मक व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ सीधा अगर इम्पैक्ट होना बहुत मुश्किल है, अगर होगा भी तो निश्चित रूप से हमारी पकड़ में आ जाएगा। अब जो ओumuamua था उसमें जो था हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे सुदूर इलाके से हाइड्रोजन गैस। और सामान्यतः क्या होता है कि जैसे एटलास में इस समय देखा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें पानी का जो रेशो है 8:1 है, माने 8 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 गुना जो है उसमें पानी है। अब सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक क्यों लग रहा है? खतरनाक इसलिए लग रहा है कि एक तो जब ये आ रहा है, सूर्य के पास आया था 29 अक्टूबर को, तो निश्चित रूप से ये सूर्य की धपन से इसमें पूंछ निकलना थी जो नहीं निकली। सामान्यतः जब भी कोई चीज आती है
तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से वो खिंचता चला आता है। लेकिन यहाँ इसकी गति गुरुत्वाकर्षण के कारण कम नजर आई, क्योंकि जिस तरह रॉकेट में, इंजन में, या आप यूं मानकर चलिए कि जैसे एलन मस्क का जो रॉकेट था, या हमने जो चंद्रयान छोड़ा था, वो कैसा था? चंद्रमा के पास पहुंचकर वो गुरुत्वाकर्षण से टकरा ना जाए, इसलिए हमने उसकी विपरीत दिशा में उसमें इंजन चालू किए थे और उसका थ्रस्ट अपवर्ड किया था। और इसमें एटलास में भी ऐसा लग रहा था कि सूर्य इधर है और उसके सामने से इसमें गैसें निकल रही हैं, जिससे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो डी एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सीलरेशन का बजाय उल्टा हो रहा था, उसकी गति थोड़ी कम हो रही थी। यही एक कारण है, लोगों को शक हो गया कहीं इसमें कोई जो एलियन तो नहीं बैठे हुए हैं, जो रॉकेट जैसा चला आ रहा है ये, और अगर आ रहा है तो आगे चल के क्या धरती पर आक्रमण करेगा। पहली चीज तो ये है, ये 3.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से चले आए। अरे हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम हैं, वो कितना बड़ी है? एक कोने से चला प्रकाश एक दूसरे कोने में 1 लाख साल में पहुंचता है, ऊपर से चला प्रकाश नीचे 50,000 साल में पहुंचता है। इसमें हमारे सूर्य जैसे 100 अरब सूर्य हैं, और 100 अरब से हमारा सबसे निकटतम सूर्य है हमारे सौर मंडल का, वो बर्नार्ड तारा है। वहां पहुंचने में हमको 6 प्रकाश वर्ष लगेंगे, माने अच्छे से अच्छे रॉकेट में भी जाएंगे तो करीब करीब 50 साल में वहां पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा, ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो खासियत है आज की तारीख में, ये इसलिए विस्मयकारी है वैज्ञानिकों में। हाँ, वो मुआ जो गया है अभी निकल कर तो जा चुका है, लेकिन 2023 में नेचर नाम की पत्रिका में जो इसके बारे में जानकारी छपी है, उससे ये पता लगता है कि इंटरस्टेलर था। लेकिन अब 2030 में हम एक यान छोड़ेंगे, और वो यान इसको जो है 20-25 साल बाद उसके करीब पहुंचेगा, वो मुआ के पास, और उसके पीछे पीछे जाकर उसकी जानकारी लेगा, ये कहाँ से आया था, क्यों आया था, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन भी होंगे, क्योंकि उसमें मेटेलिक वेपर्स भी नजर आई थी। अब वो वेपर्स जो है आगे जब ये बृहस्पति ग्रह के पास पहुंचेगा तब रहती है या नहीं रहती है। तो वैज्ञानिक शोध इसमें नित्य प्रतिदिन होते रहेंगे। और रहा सवाल ये, एलन मस्क ने भी बोला है कि उनको चिंता हो गई है। अब क्यों बोला है, कैसे बोला है, उनकी अपनी थ्योरी है, पर उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के हिसाब से ये बात सुनिश्चित है कि ये प्राकृतिक पिंड है, ब्रह्मांड का पिंड है, और कैसे बना है, क्या बना है, क्यों आया है। जैसे अभी तक तो पुच्छल तारे आते थे, धूमकेतु आते थे, कॉमेट आते थे, अब इस तरह का 800 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा और मेटेलिक, और वो भी रोटेट कर रहा है घूमता हुआ, जैसे एक तीर छोड़ा जाए या रॉकेट छोड़ा जाए, वो घूमता जाता है, ऐसे घूमता हुआ चला आ रहा था। तो वो मुआ की तो कहानी पूरी हुई नहीं कि दूसरा आ गया, कौन सा, बोरिसोव, और 2019 में आया था, और तीसरा ये अब टपक आया जिसको कि 1 जुलाई 2025 में डिटेक्ट किया गया था। और अब जो है ये 11 दिन जो है सूर्य के पास रहकर, और ये सुदूर उसमें लापता होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी दूरबीन से उसको ट्रैक किया जा सकता है। और अब तो हबल टेलीस्कोप भी है हमारे पास, और दूसरे भी साधन हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस भी उसका साइंटिस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के टेलीस्कोप उस पर फोकस हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ये धरती पर टकराने वाला नहीं है, यहाँ कोई एलियन नहीं होंगे। और ऐसी कल्पना साइंस फिक्शन में तो होती है, लेकिन फिलहाल ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है कि हमसे ज्यादा चतुर, एडवांस, और फिर ये मान लिया जाए कि भाई अगर है भी तो वो आकर हमको मारेंगे क्यों, हम पर कब्जा क्यों करेंगे, उनको यहाँ रहने का क्या फायदा है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो, या खाने पीने के लिए हर शहर में से चुन चुन कर एक आदमी को उठाकर खाना शुरू कर दें। असंभव। ये तो बहुत आगे की बात हो जाएगी प्रोफेसर राम श्रीवास्तव। लेकिन एबीलेव का ये भी यहाँ कहना है कि अब तक हमने जो जांच की है, इससे निकल रही गैस की धाराएं, इसमें कार्बन का परसेंटेज, ये सब कुछ किसी अब तक के ज्ञात पुच्छल तारे या धूमकेतु उससे जुड़ा हुआ कोई भी डाटा से मेल नहीं खाता, इसलिए ये कुछ अलग हो सकता है।
अब तक जो पैटर्न रहा है और जो वैज्ञानिकों की पिछली जांचें रही हैं उससे ये मेल नहीं खा रहा है। क्या आप भी सहमत हैं? देखिए, इसी को तो विज्ञान कहते हैं। प्रोफेसर एबी लोएब ने जो कुछ कहा है वो ये है कि साइंस का तो बेसिक प्रिंसिपल है कि आगे जो चीज हमको समझ में नहीं आती उसको समझने की कोशिश करें, और उसको समझने के लिए पहले से ही हमने बोल लिया कि तो एलियंस हो सकते हैं और हम पर हमला करेंगे। तो ये तो पूर्वाग्रह है, सनसनी फैलाने लायक एक समाचार है। पर मेरे एज ए मैन ऑफ साइंस मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसमें एलियन होंगे भी तो हमको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम सुदूर स्थान पर भी किसी तरह की कोई चीज जो धरती के लिए खतरनाक सिद्ध होगी तो उसको हम वहां से डाइवर्ट कर सकते हैं या उसको नष्ट कर सकते हैं। अब हम इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो चुकी है, इसलिए डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये विज्ञान के लिए एक चुनौती है, एक अवसर है, उसका हम पता लगाएंगे और पूरी दुनिया के टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप्स उसकी तरफ लगे हुए हैं, उससे निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें पदार्थ क्या है, संरचना कितनी है, डेंसिटी इसकी कितनी है, इसकी पूंछ क्यों नहीं निकल रही है, पूंछ जो निकल रही है वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों निकल रही है। सामान्यतः जो पूंछ हुआ करती है सूर्य के दफन के कारण वो सूर्य की विपरीत दिशा में जाती है जितने भी पुच्छल तारे हैं। इसमें जो है आगे की तरफ हमको धुंध दिख रही है। ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा चंद्रयान जब बैठा था चंद्रमा के ऊपर तो हमने विपरीत दिशा में उसमें कुछ वो किए थे, तो इसकी ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब ये एक कल्पना मात्र है और ये नैसर्गिक भी हो सकती है, क्यों अगर ये पोरस हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में, तो सूर्य की तपन के कारण वो निकलेगी तो आगे की तरफ पुश होकर निकलेगी, तो सूर्य की किरणों से उसको विपरीत दिशा में उसका धक्का मिलेगा, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण से उसकी गति भी कमजोर हो जाएगी। ज्यादातर जितने भी पुच्छल तारे आते हैं वो सूर्य के पास आते आते उनकी गति बहुत बढ़ जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सूर्य में जाकर टकरा कर लुप्त हो जाते हैं, और जो सूर्य से दूर होते हैं वो अंडाकार परिधि में चले जाते हैं। ऐसा हेली का पुच्छल तारा गया था, कुछ धनुषाकार में चले जाते हैं। और ये जो आए हैं श्रीमान 3I एटलास, ये धनुषाकार आकृति में आए हैं, एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। और लोगों ने कल्पना मात्र की है कि बहुत सुदूर आकाश गंगाओं में बैठी हमसे कोई ज्यादा एडवांस कोई वहां पर सभ्यता है, वो हम जैसे हम रॉकेट भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर, ऐसे किसी ने हमारी जानकारी लेने के लिए किया है। ये महज कल्पना मात्र है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और मेरे विचार में तो अगर ये मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, तो निकट भविष्य में हमारे वैज्ञानिक अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लेंसेट नेचर नाम की पत्रिका में 2023 में ओमुआमुआ के बारे में जो जानकारी छपी थी, उससे स्पष्ट हो गया, विभिन्न साइंटिफिक डेटा को इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाला, ये प्राकृतिक एक पिंड था, वो उल्का पिंड था या एस्ट्रॉइड था, जो कि एस्ट्रॉइड नॉर्मली बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में घूमते हैं। ये ऐसा एस्ट्रॉइड था जो हमारी आकाशगंगा के बाहर से आया था, और उसका जब एजिंग किया गया, उसका रेडियोधर्मिता नापी गई, तो पता लगा कि 3.5 करोड़ साल पहले ये चला था। तो देखिएगा ये जो सृष्टि है बड़ी विचित्र है, इसमें जो भी आप देख रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एक ऑपरेशन डडलास नाम का ऑपरेशन तैयार किया था। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम लायरा है। ओमुआमुआ का पीछा करके हम उसको ट्रैक करेंगे और साइंटिफिक जानकारी लेंगे, प्रोजेक्ट लायरा। क्या ये पॉसिबल है कि ओमुआमुआ जो जा चुका है उसको पीछे से पकड़ा जा सके? देखिए, बिल्कुल पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और वो भी सूरज का चक्कर लगाकर दूर आ चुका है। तो हमारी परिधि जब उसके निकटतम पास आएगी धरती की, तब हम उस पर छोड़ेंगे। वो निकटतम परिधि कब आएगी? उसकी दूरी जो न्यूनतम होगी वो आएगी कब? 2030 में। और 2030 से जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो उसके पीछे जाने में उसको हमको करीब करीब 25-30 साल लग जाएंगे, तब जाकर हम उसके करीब जाकर उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ऑपरेशन डडलास,
अब डडलास और इकारस ग्रीस मैथोलॉजी में दो भाई थे और उन्होंने कोशिश की कि वो सूर्य की तरफ जाएं, लेकिन सूर्य की तरफ गर्मी से पिघलकर जो छोटा भाई था वो अति उत्साह में गया, जल के गिर के मर गया और बड़ा भाई जो था वो नीचे आ गया। तो ये कहानी हमारे धार्मिक ग्रंथ से ही मिलती है, जटायु और संपाति जी। की। तो ऑपरेशन डडलास जो जाएगा, यहाँ से जब रॉकेट जाएगा बर्नार्ड के तारे पर और वहां चारों तरफ जो घूम रहे ग्रह हैं उनकी जानकारी लेगा, तो उसको पहुंचने में 45 साल लग जाएंगे और वहां से वो फोटोग्राफ खींचकर अगर यहाँ भेजेगा धरती पर तो उनके आने में कम से कम 5 साल लगेंगे। यानी 49 ईयर या 50 ईयर्स की ये एक जर्नी होगी, तब हमको पता लगेगा कि हमारा निकटतम सूर्य कौन सा है। तो ये तो सृष्टि इतनी विशाल है, अगर समुद्र में से पानी की एक बूंद निकाल कर फेंक दी जाए तो समुद्र के पानी में थ्योरेटिकली कमी हो गई, लेकिन उसका अंतर कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर एक चींटी से कहा जाए कि आप भारत का नक्शा बनाओ या अमेरिका का नक्शा बनाओ रास्ता, तो वो अपनी संतानों को उनकी कल्पना नहीं कर सकता। यही हालत हमारे मानव शरीर की है, हमारी इतनी सीमा है। तभी तो कहा जाता है पूर्णादि पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय अवशिष्यते। तो देखिए, पूर्ण में से पूर्ण निकालेंगे, पूर्ण ही बचेगा। ये हमारी सृष्टि है। सही और कह रहे इसकी हैं। विचित्रता है, विज्ञान के आधार पर लोग समझने की कोशिश करते हैं, धार्मिक आपके आधार साथ पर जब भी। विज्ञान की चर्चा करते हैं तो उसके साथ ग्रंथ और पुराणों की जानकारी भी 1+1 के साथ हमारे दर्शकों को मिलती है। बहुत धन्यवाद राम सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस 3i एटलस के ऊपर जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं टॉप